नमस्कार, आप देख रहे हैं जनबोल न्यूज और मैं रवि। अभी हमारे साथ मौजूद है पटना जिला के पालीगंज विधानसभा के महागठबंधन से माले के उम्मीदवार हैं संदीप सौरभ। हम उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ मुद्दा है जनता के बीच में जा रहे हैं। सबसे पहले संदीप जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। संदीप जी, सीधा सवाल हम आते हैं कि जनता जो है संदीप सौरभ को वोट क्यों करे। जनता संदीप सौरभ को वोट इसलिए करेगा क्योंकि जनता ने पिछले 15 साल में नीतीश सरकार के कारनामे देखे हैं और ये सरकार हर मोर्चे पे विफल है। और समझिए कि जनता ने पिछली बार जो अपना जनमत दिया था, उस जनमत की पूरी चोरी करते हुए नीतीश कुमार भाजपा में चले गए। और वो भाजपा आज पूरे देश के अंदर किसानों के साथ देखिए कि कृषि बिल ला दिया, छात्रों को, आम गरीबों को शिक्षा से बेदखल करने के लिए नई शिक्षा नीति ला दी, रोज़गार ख़त्म कर दिया देश के अंदर। तो ये पूरा जो एनडीए का एक साठगांठ है देश के भीतर, उसके खिलाफ जनता का आक्रोश है। और उस आक्रोश के खिलाफ जो माने उस जो एनडीए का गठबंधन है, उसका जो पूरा जन विरोधी चरित्र है, उसके खिलाफ ही महागठबंधन तैयार हुआ है बिहार के भीतर। तो एक तो इसलिए जनता महागठबंधन के साथ है, महागठबंधन का एक विकल्प है जनता के सामने, तो इसलिए जनता इधर आएगी। चल, लगातार आप भी या फिर कम्युनिस्ट पार्टियां भी ये कहते आई है कि चंदू की बात लगातार करते हैं, चंदू के हत्यारे की भी बात करते हैं, उनके साथ साठगांठ, ये कहीं ना कहीं धोखा है। साठ गांठ जो वर्ड है ना, ये शब्द में दिक्कत है। साठ गांठ नहीं है, इसको गठबंधन कह सकते हैं, तालमेल कह सकते हैं, एक समझौता कह सकते हैं। और समझौता इस लिहाज से कि आज भी चंद्रशेखर हमारे लिए आइकॉन है। और मैं खुद ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन से निकला हूँ, जिसमें चंद्रशेखर काम करते थे पहले। उसी विश्वविद्यालय से पढ़ा हूँ जहाँ से चंद्रशेखर पढ़े थे। तो चंद्रशेखर की हत्या के बाद हमारा संघर्ष तो चला, लेकिन आज जो देश की परिस्थिति है, आप देखिए कि अगर चंद्रशेखर आज होते तो क्या कर रहे होते। देश के अंदर जिस तरीके से कहिए कि सांप्रदायिक फांसीवाद का खतरा है, जिसने तमाम संस्थानों को अपने कब्जे में लेकर के जनता के खिलाफ एक तरह का युद्ध की घोषणा कर दी है, तो वैसे समय में चंद्रशेखर भी होते तो एक बड़ी एकजुटता, जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, जो एंटी बीजेपी या कहिए कि बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाली जो ताकत है, उसके खिलाफ एक बड़ी एकजुटता बनती। और ये पार्टियों का एकजुटता नहीं है। महागठबंधन जो बिहार में बना है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये महज पार्टियों का कुछ लीडर्स बैठ करके आपस में तालमेल नहीं किए हैं, बल्कि जनता की एकजुटता है। ग्राउंड में आप कहीं भी जाइए तो राजद, या जैसे पालीगंज में आप देखेंगे, राजद और माले की जो जनता है, जो दोनों का आधार है, वो उनकी एकजुटता है। आज देश में, बिहार के अंदर महागठबंधन के भीतर दलित और पिछड़े, गरीब, ये सब एक हो रहे हैं। और इस एकजुटता में नीतीश सरकार का और नरेंद्र मोदी का खात्मा करने का तय किया गया है। तो चंद्रशेखर होते भी तो यही करते। फांसीवाद जो है, बेसिकली इसका चरित्र हमें समझना पड़ेगा। जो आज देश के अंदर बीजेपी की सरकार है, ये पहले जैसे किसी भी सरकार से अलग है। पहले की सरकारों के तमाम दिक्कतें थी, कांग्रेस की सरकार की दिक्कतें थी, लेकिन भाजपा क्वालिटी के मामले में और क्वांटिटी के मामले में, दोनों में ही बहुत अंतर है पहले की सरकारों से। और ये जेरोक्स कॉपी है। समझिए कि जर्मनी में 1930 में इस तरह की एक सरकार आई थी हिटलर की, और तब हिटलर ने कहा था कि हम एक बार सत्ता में आ जाएंगे। और ऐसे सरकारों का चरित्र होता है कि वो एक बार सत्ता में आ जाएंगे तो वो खुलेआम अनाउंस करते हैं कि हम दोबारा से गद्दी छोड़ेंगे ही नहीं अब। तो आप देखिए, हिटलर ने भी वही कहा था। हिटलर का जो कार्यप्रणाली है, जिस तरीके से नफरत का एक पूरा, उन्माद का एक पूरा माहौल जर्मनी में 1930 के दशक में रहा, वैसा ही कमोबेश हिंदुस्तान के अंदर गढ़ने की कोशिश चल रही है। और हिटलर में भी हमने देखा, जर्मनी में भी हमने देखा कि हिटलर के खिलाफ, फांसीवाद के खिलाफ तमाम जो वहाँ के डेमोक्रेटिक पार्टियाँ थी, जो वामपंथी पार्टियाँ थी, वो लोग एकजुट होकर के संघर्ष किए। और वही चीज़ हिंदुस्तान में आपको फांसीवादी ताकत के खिलाफ बड़ी एकजुटता बनानी पड़ेगी, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता है। बाकी पार्टियों का मतभेद जो है, भाकपा माले और राजद का जो मतभेद है, मतभेद इन द सेंस कि समाज को समझने का या कार्य करने का जो तरीका हमारा है, तो उसमें अंतर है, वो अंतर रहेगा। अंतर है तभी अलग अलग पार्टी है। लेकिन संकट ये है कि हम अपने अंतर को एक्सप्रेस कहाँ करेंगे। जिस राजनीतिक बैकग्राउंड पे, जिस राजनीतिक धरातल पे कोई पॉलिटिकल पार्टीज अपने डिफरेंसेस को एक्सप्रेस करेंगे, आज वो पॉलिटिकल स्पेस ही खत्म हो रहा है। फांसीवाद उस स्पेस को ही खत्म कर दे रहा है। खूंटा पे हमारा गाय बंधेगा कि आपका गाय बंधना है, ये लड़ाई तब रहेगी जब खूंटा रहेगा। आज खूंटा ही लेके कोई भागने जा रहा है, तो पहले आपस में किसका भैंस वहाँ बंधना है, इस बात का विवाद छोड़ करके पहले खूंटा बचाने की लड़ाई है।
एक उदाहरण मैं समझा रहा हूँ जी। सर सवाल अब ये है कि जनता यदि आपको यहाँ से बहुमत देती है तो जनता के लिए क्या कुछ करने जा रहे हैं विशेष? देखिए, हम लोगों ने जो सबसे पहला मुद्दा बनाया इस चुनाव में वो है शिक्षा और रोजगार। आप देखिए कि देश के अंदर किसानों की आत्महत्या लंबे समय से चल रही थी, लेकिन जो पिछले 2 साल का आंकड़ा उठा करके देखे तो नौजवानों की आत्महत्या का जो आंकड़ा था वो किसानों से ज़्यादा हो चुका है। 2019 में हिंदुस्तान के भीतर 26,000 जो रिकॉर्ड आत्महत्याएं हैं नौजवानों के, जो पढ़े लिखे नौजवान थे, उनकी आत्महत्या हुई है। तो इस देश में देखिए कि एक पूरी प्लानिंग सरकार की चल रही है जहाँ पे वो नौजवानों को हायर एजुकेशन से दूर कर रहे हैं, जो गारंटीड एम्प्लॉयमेंट जिसको कहते हैं, सम्मानजनक रोजगार जिसको कह सकते हैं, सम्मानजनक रोजगार को ख़त्म किया जा रहा है। माने मोदी जब बोल रहे हैं कि पकौड़ा बेचना एक रोजगार है, तो रोजगार है, जाहिर सी बात है कि वो रोजगार है, लेकिन सरकार की उसमें भूमिका क्या है और वो कितना सम्मानजनक रोजगार है, कितना सुरक्षित रोजगार है। तो सम्मानजनक रोजगार और शिक्षा, इन दो सवालों को लेकर के सड़क से लेकर सदन तक हमने बार बार ये कहा है, दोनों जगह पे हम लोग संघर्ष करेंगे, आवाज़ उठाएंगे। और पालीगंज के भीतर शिक्षा का जो बदतर स्थिति हो चुका है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, हाई स्कूल में पढ़ने लिखने का माहौल नहीं है, एक डिग्री कॉलेज यहाँ पे था, उस डिग्री कॉलेज की मान्यता ख़त्म हो गई। तो इस सवाल को हम सबसे प्रमुखता से उठाएंगे। दूसरा बड़ा सवाल है किसानों का। आप देखिए पालीगंज में नहरों का जाल बिछा हुआ है, और ये इन सरकारों का देन नहीं है, नीतीश कुमार का तो देन नहीं है, अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही है नहरें। सोन नहर परियोजना जो है वो कहिए कि 1872 से है, और ब्रिटिश सरकार ने जो नहर बनाया था इस पूरे क्षेत्र में, उन तमाम नहरों को समझिए कि खस्ता हाल में पहुंचा दिया है नीतीश सरकार ने। नहर का जो पानी है एक जगह से दूसरी जगह पहुंच नहीं पा रहा है। तो नहर को का उराहीकरण, उसका पक्कीकरण एक बड़ा सवाल है, इसको करना चाहिए। इसके लिए हम लोग लड़ेंगे, करेंगे इसको। कई ऐसे गांव आपको मिलेंगे जहां पे आज भी सड़क नहीं है। सड़क नहीं है मतलब ख़राब सड़क की बात नहीं कर रहे हैं, ख़राब सड़क तो आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, वहाँ सड़क है ही नहीं। वहाँ जाने के लिए आपको, जैसे हम लोग जब प्रचार में गए, घुड़ना बिघा गाँव, पड़ियाचा के जगह है, गांव है, तो इन जगहों पे आप कैसे जाएंगे, ये चैलेंज है। पैजामा उतार करके गमछा लपेट के हम लोग को जाना पड़ा वहाँ पे, ऐसा गांव की स्थिति है, घुटने से ऊपर पानी है। तो इन गांवों की स्थिति ठीक की जाए, इनको विकास का एक थोड़ा सा एक किरण इनके तक पहुँचे, इन तक पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक डिग्री कॉलेज हम लोग चाहते हैं कि पालीगंज में खुले, और जो नौजवान हैं उनको पढ़ने लिखने का एक जगह, एक पुस्तकालय। तो मेरे प्लानिंग में ये है कि डिसेंट्रलाइज तरीके का एक पंचायत या 2 पंचायत को मिला करके एक पुस्तकालय हर नौजवान के लिए, जहाँ वो बैठ के पढ़ लिख सके, डिस्कशन कर सके, वहाँ पे कुछ पुस्तकें हों। तो एक पढ़ने लिखने का संस्कृति, एक थोड़ा सा विकास का जो सही अर्थ हो सकता है, शिक्षा रोजगार से जुड़ा हुआ चीज़, उसको लेकर के आगे बढ़ने का एक प्लान, ये सब है। बाकी जो गांव के लोकल सवाल हैं अपने अपने गांव के, कहीं का नाली नहीं है, कहीं का सड़क नहीं है, ये तो है ही। इसको लेकर के तो मान लिया पंचायत स्तर के जो प्रतिनिधि होंगे उनके साथ बैठ करके बात करके उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन पॉलिसी लेवल के कुछ जो बड़े चीज़ें हैं वो हम लोग करना चाहेंगे, जनता ने अगर मौका दिया तो। और बिहटा से लेकर के औरंगाबाद तक एक सड़क, माने रेल परियोजना की बात थी, उसको कनेक्ट करने की बात थी, जो अभी तक लंबित है, उसमें कोई काम नहीं हुआ, भले उद्घाटन उसका हो चुका है, तो उस काम को करवाया जाएगा। सर अगला सवाल अब ये है कि जनबोल न्यूज़ के माध्यम से पालीगंज की जनता को क्या कुछ कहें? देखिए, जनबोल न्यूज़ के माध्यम से मैं पालीगंज की जनता से और देश के तमाम जनता से, माने बिहार की तमाम जनता से ये बात कहूँगा कि ये चुनाव जो है वो आम चुनाव से थोड़ा अलग है, पहले के चुनावों से अलग है, और इसका खास संदर्भ है। ये चुनाव लॉकडाउन के बाद का चुनाव है, और देश का पहला चुनाव लॉकडाउन के बाद हो रहा है। इसीलिए इस सरकार को एक सज़ा तो मिलना चाहिए। जितनी असंवेदनशीलता नरेंद्र मोदी ने या नीतीश कुमार ने दिखाया जनता के प्रति इस पूरे लॉकडाउन में, तो इसकी सज़ा सरकार को मिले, ये तो मैं जनता से पहला बात अपील करूंगा। इसके साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि ये जो चुनाव बिहार का है या 2024 तक जो भी चुनाव होंगे इस देश के भीतर, आप समझिए कि वो महज कोई अपना लोकल प्रतिनिधि चुनने का सवाल नहीं है, वो तो है ही, उसके बियॉन्ड जाके भी कुछ बड़ा सवाल है, और वो सवाल है देश के लोकतंत्र को, देश के संविधान को और न्याय व्यवस्था को। सबसे बड़ी बात है न्याय व्यवस्था को बचाने का सवाल। न्याय जैसे इंसान को हर दिन खाने के लिए रोटी चाहिए, वैसे ही मानव सभ्यता का एक चरित्र है, उसको हर दिन न्याय चाहिए। जस्टिस छोटी चीज़ नहीं है। और इस पिछले 6 साल में कहिए, नरेंद्र मोदी जब से सत्ता में आए हैं,
न्याय का पूरा जो गणित है देश के भीतर, उसका अपहरण हो चुका है। तो इसलिए इस सरकार को, एनडीए को, भाजपा को और उसके सहायक पार्टियों को हर मोर्चे पे, हर कदम पे परास्त किया जाए और इस बार बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए सब लोग एकजुट हों, यही कहना चाहेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद थे महागठबंधन से पालीगंज विधानसभा से उम्मीदवार हैं संदीप सौरभ जी, और आपने सुना कि क्या कुछ जनता के लिए लेकर आ रहे। यदि जनता इन्हें बहुमत देती है तो आप बने रहिए जनबोल न्यूज़ पे। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि आपने वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना ना भूलें।